तो यहाँ से एक पत्थर फेंका जा रहा है, तभी इसका एक साथी नीचे से भी पत्थर उछालता है, तो क्या ऐसे में ये दोनों पत्थर टकरा जाएंगे? ठीक है, ऊपर से जस्ट रिलीज है और नीचे से स्पीड से फेंका गया है। यहाँ जो स्पीड है ये 0 है, ये रिलीज किया गया। नीचे देखो, जो नीचे का पत्थर है वो किससे फेंका गया? 25 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। मान लीजिए ये दोनों पत्थर यहाँ टकराते हैं, तो इनके बीच में ऐसे टक्कर हो गई। ओके, तो आपको ये बताना है कि ऊपर से छोड़ा गया और नीचे से फेंका गया। ये भी एक खेल हो सकता है, ऊपर से पत्थर छोड़ो और नीचे से फेंको, बीच में टक्कर हो जाए। समझ में आई बात? तो वेयर बोथ द स्टोन विल कोलाइड, दोनों कहाँ कोलाइड करेंगे? मान लीजिए कि ये ऊपर से अगर x मीटर पे कोलाइड करें, तो नीचे से कितने मीटर पर रोहन कोलाइड करेंगे? बोलो। 100 माइनस x। मान लो ऊपर से 20 मीटर है, तो नीचे से क्यों बताना चाहिए? ऊपर से 20 मीटर है, तो अब 20 कम कर दो ना, कितना हुआ? 100 माइनस x मीटर। सो फ्रॉम टॉप छोड़ा तो कितने मीटर पर कोलाइड किए? अगर 20 मीटर पर हुए, तो नीचे से 100 माइनस 20, 80 हुआ कि नहीं? टोटल मिला के 100 होना चाहिए। चलो, सो लेट स्टोन्स कोलाइड, एक ही साथ छोड़ा गया है एट 20 मीटर x मीटर फ्रॉम टॉप, x मीटर फ्रॉम टॉप। तो ऐसा हमने मान लिया। एंड अगर तुम ये बताओ, माने दोनों पत्थरों को एक साथ छोड़ा गया, तो क्या दोनों एक ही समय में कोलाइड करेंगे कि अलग अलग समय में भी होगा? एक ही में अलग अलग कैसे हो सकता है? क्या एक हवा में खुद ही से टकराता रहेगा, दूसरा खुद ही से टकराएगा? उनको एक ही साथ तो टकराना होगा ना। टक्कर तो एक ही साथ दो आदमी हो सकते हैं कि नहीं? सो बोथ विल कोलाइड साइमल्टेनियसली, बोथ collide at x meter from top and 100 minus x meter from bottom at कितने समय में? बोलो, t टाइम पे सब रिलीज हो। तो अब जरा ऊपर वाले पे इसे फर्स्ट स्टोन रखो और इसे कितना रखो? फॉर फर्स्ट स्टोन। पहले स्टोन के लिए क्या होगा? इसके लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नहीं करूँगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जो पत्थर ऊपर से गिरेगा उस पे a इज इक्वल टू जी रखना, और जो नीचे से फेंका है उस पे a इज इक्वल टू माइनस जी रखना। तो इस वाले पत्थर के लिए a की वैल्यू कितनी है? g, और जो नीचे से फेंका गया है, क्योंकि उस पर तो एक तरीके का एक्सीलरेशन है और उस पर रिटार्डेशन। तो मैं फर्स्ट के लिए कर रहा हूँ, इसका इसमें सारी वैल्यू फिल करो। कितना डिस्टेंस चला ड्यूरिंग कोलिजन? x चला कि नहीं? आगे बढ़ो। सही है, तो x इज इक्वल टू, इसको करो, बोलो बात सही है। अब अगला देखो, फॉर सेकंड स्टोन वो ऐसे चला, फार्मूला यही लगेगा। हर्षिता वैल्यू प्रेस करो, कितना चला ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला? 100 माइनस x। आगे बढ़ो, अरे वाह, सही है। चलो अब यहाँ पे लिखो 100 माइनस एक्स इस 25t, और जरा इसको
मल्टीप्लाई तो करो, मतलब डिवाइड करो, ठीक है। x की जगह तुम क्या रख दोगे, यहां से रखो, x की क्या वैल्यू है, तो मान्य यहां तक समझ में आया कि फिर से बता दें, आ गया ना। बस इसमें हमने जो इसकी डिस्टेंस है वो लिख दिया, माइनस जी लगा, कुछ नहीं किया, t दोनों का सेम ही है। अब इसमें से फ्रॉम वन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इसी में डाल दो, पुट x is equals to 4.9 t square from equation 1। चलो रखो, तो क्या लिख देंगे बोलो, 100, बात नहीं करो, x की जगह क्या रखें, 4.9 t square is equals to 25t और माइनस 4.9 t square, सही है। ये 4.9 t श्रेया जब उधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा और कट जाएगा, ये ऐसे निकाल सकते हो, दोनों का सेम साइन है तो कट सकता है। तो 100 इज इक्वल्स टू 25t माइनस 4.9 t स्क्वायर और प्लस, तो बोलो 100 किसके इक्वल हो गया, तो t की वैल्यू 100 बाई 25, तो t की वैल्यू 4 सेकेंड। इसका मतलब आफ्टर 4 सेकेंड फ्रॉम इनिशियल दे विल कोलाइड, उसके ड्रॉप करने से पहले और उसके फेंकने के बाद 4 सेकेंड के बाद वे आपस में संघट्ट करेंगे। सो आफ्टर 4 सेकेंड सर वो 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर और जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सर वो वाला, तो वो तो उधर ही कट हो सकते हैं ना सर, ऐसे कर, और क्या, वो तो मैंने और लोग ने बताया, आपको ऐसे ही काटो, सेम साइन में तो कट ही जाएगा, ये कोलाइड कर जाएंगे। यही वैल्यू पहले में डाल दे तो x भी आ जाएगा, यही करना। जब t आ गया तो अब इस t को किस पर पुट करो, पुट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन 1, तो x कितना है, तो x की क्या वैल्यू आ गई, 4.9 इंटू 16, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 9 क्या जसमिता, बोलो, बताती नहीं हो तो बोलो, पलक, भाविन, 16 9 जा, सर 16 जा 144 तो 144, 14 आ गया, 16 4 जा, 16 4 जा, 64 और 14 जोड़ दो, 78 और एक डिजिट पहले डेसिमल, तो x कितना हो गया, फ्रॉम टॉप, ठीक है, एट 78.4 मीटर, टॉप से ना निकालो, ग्राउंड से निकालना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो तुम 100 माइनस x निकालो, बोलो 100 माइनस x कितना हो जाएगा, फिर 100 माइनस 78.4, बोलो कितना आएगा सृष्टि, ठीक ठीक बता, 22 तो नहीं, 21.6 मीटर। सो एट एन हाइट ऑफ 21.6, वो नीचे से दे रहा है ना, ये आया, बस टी की वैल्यू इसमें डाल दो, करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई तो किया, टी आ गया ना 4 सेकंड, इसमें डालो x आ गया, x आ गया तो ये निकाल लो, अब ये 100 माइनस x निकल आया, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पे टकराएंगे, 21.6, at an height of 21.6 meter from ground they will collide after 4 seconds. At an height of 21.6 meter from ground these will collide. तो ये तो लिख ही दिया, after 4 seconds these will collide and at this time. ओके, 15 16 17 15 उस दिन नहीं कराया था ना, एक 15 भी करो और एक 17, फिर हम लोग
इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों को पढ़ाया गया? यस सर। Yes, sir. सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल सर सिर्फ अर्थ पे ही काम करेगा। वो तो हम देख लेंगे, जहाँ जहाँ काम करा ही देंगे। जब आएगा तो देखेंगे, तब आज ही आ जाएगा। चलो 2 सवाल करते हैं। अभी देखते हैं। इधर आ रही पीछे तो पता चलेगा। इधर से आ रही आ रही? वो स्विच जरा डाउन करो। पता नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन नहीं। जमा कर दिया? चलो इसको नोट करो। आउटलुक कंपैरिजन देखेंगे। वेट आता है जहाँ से गया वहीं आ गया, तो कितना देखो एज का टीचर है फाइनल पॉइंट कोइंसाइड सो करने। चलिए जमा करिए। चलो ओके नाउ अब देखो 1 मिनट में जमा करो। सर आप वेट और मास पढ़ाएंगे? वो भी पढ़ा देंगे, इसके बाद ही पढ़ा देंगे। सर इन उनका दोनों डिफरेंस हम करा सर देंगे। इन दोनों ऑब्जेक्ट में मास सेम रहेगा? मास तो उसी एक ही ऑब्जेक्ट है। हाँ सेम और सर जी तो अलग अलग होगा ना? हाँ। जी तो अलग होगा। जी की वैल्यू अलग होगी। तभी तो वेट लगेगा। भाई जमा करो। लेट करना शुरू कर दो फिर लेट देखते हो। सर वो
केजी अपने गलत लिखा, स्मॉल में होगा ना सर केजी तो के स्मॉल होगा, वो बड़ा हो रहा है सर ऊपर वाले एमी में एमी। ये छोटा ही Small है, है। नीचे से लिया है। स्मॉल ऊपर से लोगे तो मीडियम से लेंगे तो बड़ा होगा। अब रख लो, जो जिसके पास पेपर है नीचे रखो, पहले इधर देखो, बाद में कर लेना जब इसका क्वेश्चन। चलो सर वो ऑब्जेक्ट का मास क्या है? लेंगे, 1 kg नीचे रख लो, ठीक है। एक साइड रख दो, उधर उधर की बेंच पे रख दो, वहाँ पे। सर हमने उसका जो रेडियस था 6.4 × 10⁻6 6.4 है, ये ज़्यादा एग्जैक्ट है, जैसा बुक में टेबल दिया वही दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। चलो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। अगर इस पेन पे जितना ही फोर्स लगा रही इसी को तो उसका वेट कहोगे, सही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स on any object is called weight, called its weight। चंद्रमा हमसे 100 गुना हल्का है। तुम अगर वहां पर एक बॉल उछालोगे तो बॉल बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगी और बहुत जाएगी भी धीरे धीरे ऊपर, और फिर धीरे धीरे नीचे आएगी, तब तक एक कप चाय पी सकते हो। फिर बातचीत करना, अच्छा आने वाली होगी, रुको बॉल तो ले लें। वहाँ गेम खेलोगे तो सब आउट हो जाएंगे, टहलते टहलते आउट कर देंगे। इस तरीके से दोनों जगह एक ही चीज़ का वेट अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल पुल 100 गुना ज़्यादा, देख लो ये 100 टाइम ज़्यादा है, ये 10⁴ है और ये 22। तो इसलिए हम कहेंगे वेट ऑन अर्थ, बोलो कितना है, जी, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं, और अपॉन आर स्क्वायर, ये सही है। और वेट उसी का, अगर तुम उसे को मून में रख दो तो वेट ऑन मून, तुम यहाँ 20 किलो की बाल्टी उठाती हो, वहाँ 120 की उठाओगे, वहाँ 6 गुना वो चीज़ हल्की है। बात समझ आएगी? तो जो भी है जिसका वेट यहाँ जितना 160 वहाँ आपको फील हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ 1 लक्षिता को उठा पाती है तो वहाँ 6 लक्षिता को उठाते उठाते ये चीज तुम्हारे जलवे हो जाएंगे। अब देखो वेट ऑन मून, जी, मास ऑफ मून इनटू मास, देखो आरएम लिखा है, सही है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करो, तो जरा डिवाइड तो करिए। वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, क्या लिखे, जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा, एम एम इंटू एम और अपॉन आर एन स्क्वायर, क्योंकि वो रेडियस ऑफ मून है। लेकिन आपको पता होगा कि जी दोनों में सेम होता है ना, ये मीडियम में बदलता है ना, किसी में पूरे यूनिवर्स में जी की एक ही वैल्यू है, जी नहीं बदलता ना, तो जी कट गया। और क्या वही ऑब्जेक्ट दोनों पे रखा है तो एम भी कट गया क्या? यस सर। तो अब हमारे पास क्या बचा, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, यहाँ क्या बचा है बोलिए, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और उसमें किससे डिवाइड है, एम एम अपॉन, तुमको ये बात पता होगी जब 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है तो बाद वाली चीज पलट जाती जब इनको कर जैसे तो तभी तो 4 आता है। इसी तरीके से यहाँ इसको कर दो, फिर इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं कर सकते या फिर कर सकते हैं, जिसको आता है तो नीचे की चीज पलट जाती है, ऊपर की खिसक जाती है। वैसे इनटू करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, और अपॉन एम एम। अब देखो नाउ इन सभी की वैल्यू प्लेस करिए। मास ऑफ अर्थ कितना है, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6, लेकिन इसका स्क्वायर होगा। रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, और
मास ऑफ मून कितना है? 10 to the power 20। देखा जाए तो 10 to the power 6 का यहाँ भी स्क्वायर होने वाला है, यानी 12। तो ये और ये प्रद्युम्न कट गए, ये दोनों सेम ही है ना। 6 का स्क्वायर यहाँ भी 12 होगा, और यहाँ भी ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाए। अच्छा, डिजिट एक तरफ ले लो, 6 एक है लेकिन 1.74 कितने हैं? यहाँ 6.372 है, सही है, और 7.368 है। सारी पावर एक तरफ रखो, 10 to the power 24, और बोलो नीचे क्या आएगा? अब एक ही पावर तो बची है, 10 to the power 22, सही है। जितने तुमको 2-2 डिजिट के पहले डेसिमल दिखते हैं उनको ऊपर के 2-2 डिजिट से काट दो, सही है कि नहीं? तो 2 डिजिट यहाँ से कटा, यहाँ से भी 2 डिजिट, ये 2 डिजिट कटा, यहाँ 2 डिजिट कटेंगे तो क्या ऊपर 600 हो जाएगा? देख लो, और 637, और ऊपर अब क्या बच रहा है? 174 और नीचे क्या बच रहा है? 637 और 736 और इंटू 10 to the power 24 माइनस 22। अब देखिए कुछ चीजें कर सकती हैं, इसको इससे कट करो तो 2 से कट कर दो, 2 8 जा 16, 2 7 जा, तो 2 3 जा 6, और ये कितना आ जाएगा? 2 6 जा 2 8 जा। इसी तरीके से इसको भी 2 से कट करो, ये 87, और ये कितना आ जाएगा? 184, इसको भी कट कर लो, ये 4 से कट हो जाएगा, तो 4 से कट करो, 4 4 जा 16, और 4 6 जा, तो यहाँ भी कट करो, 4 1 is 4, और 4 5 जा 20। 2 से और कट हो सकता है, ये हुआ 23, और ये कितना हो गया? 75। अब आपके पास 75 है, 87 है, और 87 है, और नीचे क्या है? 637 इंटू 637 इंटू, इतनी बात हो गई। ओके, इसमें कितना आ गया बोलो? 10 to the power 2 आ गया। ओके, अब देखिए 75 इंटू 87 और इसी में 2 जीरो और बढ़ा दो, और ये नीचे क्या है? 637 इंटू 637, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जस्ट आपको कैलकुलेट करा के मैं बता दे रहा हूँ ये कितना है। लो जरा ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे करो, ऊपर की वैल्यू बता दो, नीचे की, क्योंकि वैसे कट नहीं रहा किसी से कुछ भी, तो बस मल्टीप्लाई करना है। इस ये आपसे कोई करवाएगा भी नहीं, लेकिन एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये 6 आ रहा है, बस इतना ही चाहिए। कुछ लोग इसे 640 कर लेते हैं, तब आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम अर्थ का रेडियस 6.4 ले लें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सर ये 640 ले लो, देखो ये एक इनकी तरह से भी हम कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा बताओ? 637 की जगह राउंड अप करो तो 640 हो जाएगा। सर पर अगर हम पॉइंट से ये इनको मल्टीप्लाई करना चालू कर दे, अगर पॉइंट काटे बिना, तो फिर और छोटे नंबर से जल्दी हो पाएगा, क्योंकि फिर उधर तो 2 ही रहेगा, 10 मेरा कहने का मतलब इसे 640 कर लो, देन इट विल बी बेटर। देखो अभी वो करके बता रही, नहीं तो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। यहाँ तक तो तुम पहुँच गए, कितना आया ऊपर? नहीं हो रहा, फोन से करो ये काम कर रही है। करके दिखाओ जरा। चालू हुआ 5 6 7 चालू तो ऐसा क्योंकि इस पे जब लाइट पड़ेगी तब चालू आया तो बता दो। 5 6 7 5 0 चेक कर सही।
5 6 7 6 7 5 7 5 5 6 7 6 7 5 5 6 7 6 7 5 एक नीचे का भी बताओ 6 7 3 दो जीरो भी तो होंगे सर 9 3 3 सर, 2 दो 6 zero 8 तो 7 हैं 9 3 3 2 6 8 7 8 7 हो गया अब जरा इनको भी डिवाइड करो 2 6 8 7 0 point is equal to हाँ बोलो 6 आया ना यस सर 6.0826 मेरा तो 0.608 आ गया 6.08 आ गया तो अब हमारे पास WE बाई WM कितना हो गया देखो WE बाई WM को हम अप्रोक्सीमेटली 6 ले सकते हैं तो आगे देखो WE कितना हो गया क्या 6 WM अभी बोलो। कैलकुलेटर तो WM कितना हुआ 1/6 WE weight on moon is 1/6 than the weight on earth अगर तुम 40 किलो की सर हमें इतने चलो सारे इसी- नंबर लिखना जरूरी होगा सर अभी बता ये सब कुछ नहीं लिखना हम बताएं क्या तुम 40 किलो की हो तो तुम्हारा धरती पे वेट कितना है बता ही नहीं रही है आप बताओ ये अच्छा बता देखो रोहन ने पूरा कह दिया रोहन ने कहा सर वो गलत बता रही W इज इक्वल टू mg होता है उसने तो 10 का मल्टीप्लाई ही नहीं किया सर रोहन का कॉन्सेप्ट आप देखो ना कितना ब्रॉड माइंडेड है दैट इज वेट जितना भी होता है g से मल्टीप्लाई करो तो 10 गुना हुआ 40 किलो की हो तो 400 न्यूटन हुआ समझ में आ गई अगर कोई 60 किलो का है तो कितना हुआ 600 न्यूटन उस पर 600 न्यूटन का वेट अर्थ खींच रही है ग्रेविटेशनल पुल तो बोलो मून पर उसका कितना वेट होगा 100 न्यूटन क्योंकि 1/6 कर दो सो वेट ऑन मून विल बी 1/6 यहाँ अगर वो 600 न्यूटन का है तो मून पे कितने का होगा 100 न्यूटन अगर किसी व्यक्ति का मास यहाँ पर 60 kg है तो मून पे उसका मास कितना होगा देखो ये अच्छा बता नहीं बोली मास कहाँ बदलता है सर मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर क्या वो घट के वहाँ 1/6 हो जाए सब बहुत बड़ी बात कही मास डज नॉट चेंज क्या अर्थ का मास बदलता रह रहा है क्या वो घूम रही तो बदल रहा है मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर वो उसका उतना ही है सालों से उतना है मास डज नॉट चेंज हाउ एवर वेट चेंजेस चलो तो क्या लिखना है इस चीज को समझो ध्यान दीजिए दैट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 देन इट्स वेट ऑन अर्थ इस चीज को निष्ठा रिपीट करो जिससे लिख सकें weight of mass on ये बताएंगे आप बोलो बेटा the weight or mass or आप बोलो weight of an object on moon is equal to the weight of an object is equal to the 1/6 of weight of an object on earth. weight of an object on moon मून पर कितना होगा So 1/6 is 1/6 of its weight on earth इतनी बात समझ में आई कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार धरती पर के भार से 1/6 होता है ठीक है इतनी बात हो गई इफ देखो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन ये क्वेश्चन दिया जा रहा है बुक का ही क्वेश्चन है तो व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून यशमिता बताओ व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन
जहां तक तुम सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ ध्यान दीजिए, इधर देखो दीजिए, उसके बाद फिर 6 लिख देना, यहीं से 6 लिख देना, जितना कर सको उतना कर देना, फिर ये दोनों स्टेप छोड़ दीजिए। इसको डायरेक्टली 6 6 में लिख दोगे तो चलेगा, ये कंसीडर किया जाएगा यहाँ से यहाँ से, ठीक है। पर सर हम वहाँ से ही कर देते सर, 6 into 1 अब इसका आंसर देखो, वेट ऑन मून कितना होगा, वेट ऑन मून कितना होगा, 1/6 of weight बता नहीं रही हो तुम, वेट ऑन मून का फार्मूला बताओ। 1/6 आप बताओ, कितनी देर से नहीं देख रही बोर्ड पे, ये यहाँ से नहीं देख रही मालूम है, ये वेट ऑफ मून को लेकर 1/6 कहाँ तक देखी होंगी पता नहीं, यहीं तक, यहाँ तक पढ़ी है। तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, नहीं बता। चलो वेट ऑन मून का फार्मूला बताओ, फिर नहीं बताया, ये तो गजब ढा रही है। ये तो एस्टिमेट का हो गया। चलो तुम आगे चल के टीचर मत बनना, ये तो बच्चे फेल होंगे, तुम्हारे ऊपर ही लगेगा। वेट ऑन मून का फार्मूला बताइए। लो ये क्या हुआ? आज से गड़बड़ करी देंगे। That is 10. 1/6 of the weight on earth. मयंक पर भार, धरा के भार का 1/6 है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर, चंद्रमा मयंक चंद्रमा कहते ना, दैट इज चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा वो धरती के भार का, ये कह रही चंद्रमा पर जो भार होगा वो चंद्रमा के ही भार का छठा। बहुत बड़ी बात कह दी। तो अब इतनी बात समझ में आ गई, वो धरती के भार का 1/6 है ना, इट इज 1.67 न्यूटन। चलो सर अब आप बोलो। मास और वेट पढ़ाओगे? अभी नहीं, अभी तो ग्रेवी जी का भी तो फर्क बताना है, क्वेश्चन था वो तो बाद में धीरे धीरे करा ही देंगे। सब चीजें होंगी, कोई चीज छूटेगी नहीं। वो सब बताएंगे, मास वेट ऑफ ये चीज बता रहे। चलो ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज ऑन अर्थ नहीं होता, मास तो मास है, मास जिस चीज का जितना है उतना ही रहेगा। व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ एंड व्हाट इज इट्स वेट ऑन मून, व्हाट इज इट्स वेट ऑन earth and what is देखो जी गिवन नहीं है क्या? तो मास कितना है 10 kg, 10 kg। तो ये बताइए कि वेट ऑन अर्थ का क्या फार्मूला है, mg, जी लेकिन mg ही लिखना। तो अर्थ पर ग्रेविटी है 9.6 की, 9.8 की, लेकिन वहां पे धीरे धीरे चल रही है, वहां पर 1/6 ही रहेगा एक्सीलरेशन, यहाँ पर जितना है उसका वो भी वहाँ हो जाएगा, वो भी ये बताना। ये देखो वेट ऑन अर्थ बताइए, 10 into 9.8 कितना हो गया बोलो, 98 न्यूटन। स्नेहा वेट ऑन मून का फार्मूला बताइए। सर 1/6 into weight on earth. ये सर, so weight on moon is 1/6 into weight on earth, जो कि 98 है। चेक करो, ये डाल दो हम, पहले W is equal to mg लगाया, और फिर जब वो आ गया तो ये 1/6 निकाल लो तो मून पे आ गए। कितना आ गया बताओ, 6 1 is 6, 6 6 जा 36, 20 बचा 16.3 न्यूटन। ओके, अब देखो तुमको सृष्टि मैंने ये बताया कि WE/WM की क्या वैल्यू बताई, ऐसी कोई वैल्यू बताई है क्या, बोलो।
ये अच्छा बता रही हो। आप बताओ अर्पित, इसकी कुछ वैल्यू बताइए आपको। 6 बताइए ना, 6 ही है, 6 लिखो। 08 अच्छा ये बताओ W, या फिर मैंने ये भी आपको बताया है कि WE क्या होता है और WM क्या होता है। WM इज 1/6 WE, ये होता है, बोलोगे हो? ये स्नेहा ने बताया और वो हमने बताया था, ठीक है कि नहीं? यही तो बताया स्नेहा ने। लेकिन WM क्या होता है, वेट क्या होता है बताओ? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। WMG होता है कि नहीं? जी तुमको मालूम है क्या होता है, पूरा फार्मूला है G कैपिटल G RE अपॉन R और RE स्क्वायर ME अपॉन RE स्क्वायर, यही होता है नहीं? अच्छा इसकी जगह क्या लिखोगी अदिति? W MG और MGM लिख दो। जस्टिन GM क्या होगा? मतलब इसे क्या कहेंगे? 9.8 नहीं इसका नाम बताओ, इसे क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून। मून पर कोई चीज कितने एक्सीलरेशन के साथ, अर्थ पे तो मालूम है 9.8 हर सेकंड बढ़ जाता है। मून पे जो होगी उसे क्या कहोगे? तो वहां जहां का जब मून होगा, ये वाला लिखो अर्थ, और यहाँ क्या लिखो? मून वाले में मून लिखो, मून वाले में मून लिखा और अर्थ में क्या लिखा? अर्थ। समझ में आ गई बात की नहीं? तो अब जरा देखिए, क्या मास और मास कट जाएंगे और फिर क्या बचेगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। व्योम इस सेंटेंस को रिपीट करो। So gravitation acceleration on moon is 1/6 of gravitation acceleration on earth. रिपीट करो। सही बात है। तो अब अगर मुझे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून चाहिए तो हर्षिता मुझे GE की जगह क्या रख देना चाहिए? सही, क्योंकि यहाँ तो 9.8 एक्सीलरेशन है, तो जरा 6 से डिवाइड करो। 6 1 is 6, 6 6 जा 36, 2 बचेगा, तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई? अब बात देखो, हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड weight. Mass is the amount of matter contained within an object. मास क्या चीज होती है? It is area of a measure of its inertia. सर मून का ग्रेविटेशन तो पूछा ही नहीं क्या था। क्या? सर मून का ग्रेविटेशन तो पूछा ही नहीं क्या था, तो फिर भी मून का पूछा नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और मून हमने निकाल दिया। ये आपकी जानकारी के लिए कि कोई उतनी स्पीड से नहीं गिरी। तो सर क्वेश्चन खत्म हो गया सब जो है ऊपर से। WM है, यहाँ तक पूछा है व्हाट इज इट्स वेट ऑन मून, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। बस यहाँ से आपको एक नोट मैंने बताया है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। मतलब G की वैल्यू GM बता दिया। व्हाट डज इट मीन बाय मास? अमाउंट ऑफ मैटर, किसी में कितना मैटर उसे क्या कहते हैं? मास। जबकि वेट क्या है? इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर तुम्हारे हाथ में निखिल 2 किलो आलू है, तो बताओ वो किस डायरेक्शन में 2 किलो आलू? बताओ मान्य। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कह रहे सर मास तो स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। कहते हैं कि लेफ्ट में 7:10 हुए, राइट में 7:20 हो रहा है, ऊपर 7:25। टाइम का स्केलर वेक्टर थोड़ी ना है। मास तो मास है। 2 किलो आम खरीद के लाया, तुम्हारे पास 10 ग्राम सोना है तो 10 ग्राम है। कोई ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में सोना है क्या? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेट डाउनवर्ड होता है। The center. सेंटर मतलब डाउनवर्ड है, वो तो सेंटर होगा ही। उतना हर बार बोलने की जरूरत नहीं। किसान को बोलोगे कहीं क्या बात करता है, नीचे होता है जमीन, बाहर तो नीचे लगता है। यहाँ तो 70% फार्मर रहते हैं, तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ ये बोलना जनरल भाषा में डाउनवर्ड। बहुत स्पेसिफिक होना तो बोल ही देना, ठीक है।
तो क्या बोलने बताइए, मास कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी है, वेक्टर चलो मास इज स्केलर क्वांटिटी। और वेट क्या है, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है और यहाँ पर कोई चीज मार्स आ गई, तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि मार्स की स्पेलिंग क्या होगी, MARS हाँ? बस MARS ये मार्स हो गया। अब ये अर्थ हो गई, मार्स तो अगर यहाँ से भी और यहाँ दोनों तरफ ये फुल रहा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, एक ऐसी बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगी कि वहां पर फिर ये मास कहीं नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज है ना, वो बीच में ऐसी जगह हो जाए कि उसको जुपिटर जितने पावर से खींचे, अर्थ भी खींचे तो वो वहीं रुक जाएगा। सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, ऐसी स्थिति में इसका वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी उसे नहीं पुल कर रहा है। सर किस पॉइंट से लग्रांज पॉइंट है? लग्रांज पे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पर मान लीजिए कुछ भी ना उसे सर वो क्या ऑब्जेक्ट कहेंगे, टूट जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा, बस वो जो भी है उस पर तो पुल नहीं लग रहा है, 9.8 न्यूटन के कुछ नहीं होगा। या तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, और बदल भी सकता है, इट इज वेरिंग। अभी आपने देखा यहाँ पे इसका कितना वेट था, मून पे इतना था, लेकिन मास तो 10 ही रहा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी, और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यहाँ तक कि पोल से इक्वेटर तक वेरी कर जाता है। एक क्वेश्चन तुम्हारे में दिया है कि गोल्ड खरीदा है, फिर वो वहाँ से वहाँ तक लेके गया, फिर वो भी हम बताएंगे। तो किसी भी चीज का वेट जो है वो वेरी करता है, क्योंकि हर जगह जी की वैल्यू अलग अलग है। पोल पे कुछ और होगी और यहाँ पर कुछ और होगी, पोल पे 7.81 9.81 और इक्वेटर पर दैट इज 9.79, वो चीज अलग अलग है। तो क्या लिखें, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स, हाउएवर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ, चाहे सूर्य का मास हो, चाहे धरती का हो, चाहे चंद्रमा का, क्या ये बदलता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, और जबकि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट। सर वो फर्स्ट वाला पॉइंट कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट होगा ना सर? amount of which is amount of the contained by the, सही है। अच्छा, does not vary, mass of an object is never zero। जबकि if object is under balanced gravitational force, दोनों तरफ से बराबर स्थिति में उसको कोई खींच रहा हो, ये हो सकता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट may be zero in certain cases, जैसे इन्होंने कहा लैग्रेंजियस पॉइंट भी हो सकता है, या न्यूट्रल पॉइंट है, या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जिसके आगे कैलकुलेशंस आपको 11 पे कराएंगे, बट ये जीरो हो सकता है इन सर्टेन केसेस, उस पर कहीं कोई पुल ही ना लग रहा हो। ठीक है, अब देखो यूनिट ऑफ मास भावित क्या है, ये सर केजी और यूनिट ऑफ वेट क्या है, न्यूटन। यूनिट ऑफ वेट इज, अब देखिए एग्जाम्पल 9.4 देखो, क्या ये हो चुका है? सर हम लोग अपने जो डेट होते हैं तो फिर वो किसी में क्यों करते हैं? वो गलत कहते हैं, वास्तव में ये सब आधे तो लोग भारत के पढ़े ही लिखे नहीं, क्या करो। सर वो बट मास तो सेम रहते हैं। मांस उनसे कह दो, कहेंगे देखो ये लोग मांस खाते हैं, शाकाहारी। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, मांस समझ ही नहीं पाएंगे, ये मांस की बात कर रहा है, पकड़ो मारो उसको, वो लोग क्या करेंगे, ऑनर के लिए करते हैं। सर बुक में लिख रखा है। द्रव्यमान भी बोलोगे, कौन द्रव्यमान ही नहीं समझ पाएंगे? न्यूटन में होना चाहिए।
वो अगर वेइंग मशीन है लेकिन वो केजी में देती है। समास को द्रव्यमान कहते हैं। हाँ, और उसे भार कहते हैं। इसका मतलब है द्रव्यमान। उसका कितने उसके अंदर द्रव्य है और ये क्या है? प्रभार। चलो क्वेश्चन नंबर 9.3 देखो। चलो बात नहीं करो। सर बुक में एग्जाम्पल 9.4 बात नहीं करेंगे। मास 10 kg है तो क्या वेट निकल जाएगा? वो आसान में करके भी दिखाया है। दैट इज कवर्ड। एग्जाम्पल 9.5 देखो। ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन सर हो गया व्हेन मेजर्ड, तो 10 न्यूटन है वो पहले कराया था ना सर, ये भी हो गया सर। कि वेट ऑन मून क्या होता है? वेट ऑन अर्थ, ये भी ध्यान हो तो करा ही दिया। करा दिया था सर। तो 1.67 न्यूटन हुआ। यस सर। चलो अब जरा इसके इंटेक्स्ट देखो। सर हो गया पहला कवर। फर्स्ट में कह रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। हो गया सर। Why is the weight of an object on moon is 1/6 of weight? Moon is, करवा दिया। तो moon क्या है? Is lighter than Earth. सर 100 इसमें times भी कह सकते सर हो। डेरिवेशन भी तो कर सकते हैं उधर में। तो लिख दो। पूछ रहा है ना सेकंड क्वेश्चन में देखो। करवा था सर डेरिवेशन। Moon is 100 times lighter than Earth. इस वजह से क्या होगा? So mass of an object on moon is 1/6 than its mass on Earth. मास नहीं, वेट ना। सो वेट, मास तो बदलता ही नहीं है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on moon is 1/6 times than its weight on Earth. बात हो गई। अब हम देखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। सर जी सर बुक में लिख रखा है मास इज सर मास जो होता है सर वो मेजर ऑफ सर एक इनर्शिया होता है, इसका मतलब क्या होता है? वही तो बात है। इनर्शिया का मतलब है कि मीजर ऑफ इनर्शिया कि किसी भी चीज में जितना ज्यादा मास होगा उसकी टेंडेंसी अपनी स्टेट को बनाए रखने की वैसी होगी। इनर्शिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। इनर्शिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू मास है, यानी कोई जितने वजन का व्यक्ति होगा ना, ये कोई बहुत बड़ा पत्थर है वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इनर्शिया का मतलब है जड़ता, जड़त्व। तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स State of मोशन। तो ज्यादा मास है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा है, उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। तो उस चक्कर में तो वही चीज है। अब देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर। व्हाट डज इट मीन बाय थ्रस्ट? जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज में एक पिन है और आप उसे थंब से कहीं पर ऐसे कर रहे हैं, जैसा कि तुम्हारे भी बुक में दिखाया गया है। तो थंब से करने पे क्या होगा बताइए? ना, उस पर एक परपेंडिकुलर प्रेशर लगेगा। सो परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये बताओ ऐसे मैंने इस पे फोर्स लगाया कि ये थ्रस्ट है? ये पकड़ ली। बोली नहीं सर, आपका हाथ 90 पे नहीं है। अच्छी तरह पकड़ ली। बोले पहले हाथ रखो सर 90 पे। ये है थ्रस्ट। इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर तो थ्रस्ट है, और ऐसे कर लिया प्रेशर। नो सर, ये थ्रस्ट है। परपेंडिकुलर फोर्स सर उसे प्रेशर कहेंगे। वो बाद में देखेंगे प्रेशर क्या चीज़ है, पहले थ्रस्ट समझो। किसी चीज़ पर अभी देखो अर्थ की सरफेस है, मैं परपेंडिकुलर अपना वेट लगा रहा हूँ उसमें, ये थ्रस्ट हमारा वेट है। अगर मैं टेढ़ा खड़ा होता, टेढ़ा कैसे काम नहीं करो, सीधा टेढ़ा कैसे कोई खड़ा हो सकता, लेकिन सीधा तो खड़ा हो सकता है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एनीथिंग इज नोन एज थ्रस्ट। ऐसा ही जैसे तुम स्कूल में नोटिस बोर्ड में पिन लगाते हो तो उसको उस पर परपेंडिकुलर फोर्स ही तो लगाते हो।
perpendicular force applied on an object, नोट करो, बात नहीं करो, इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। जस्टिन थ्रस्ट की यूनिट बताओ। सर थ्रस्ट की पास्कल। ये सही कह रहे हैं, कह रहे हैं जो सर फोर्स होगी उसी की, उसकी भी न्यूटन, इसकी भी न्यूटन। इन्होंने तुरंत पकड़ लिया, सर है तो फोर्स ही, परपेंडिकुलर होने से क्या होता है। सो यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। फ्रिक्शन की यूनिट, फ्रिक्शन भी फोर्स ही है, न्यूटन। तो न्यूटन। यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। ये चेक करो, ये जो पिन पे लगा रहा है ये क्या है, क्या ये एक तरीके का थ्रस्ट है। ये देखो अभी भी हम तो इसने एक डाउनवर्ड फोर्स लगा दिया अर्थ में, तो क्या ये थ्रस्ट है। दिस इज कॉल्ड Thrust vector quantity. Then thrust vector quantity. फोर्स है वो, Vector quantity. फोर्स है। सर अगर कोई टेढ़ा हो जाएगा तो फिर वो थ्रस्ट नहीं होगा। टेढ़ा खड़ी नहीं पा रहे हैं तो माइकल जैक्सन। इसलिए कह रहे हैं हल्का सा नहीं। हल्का हो जाएगा तो उसका जो भी यहाँ पर ही पड़ेगा, जमीन पर तो उसे सीधा नहीं पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा एक्रोबैट हो तो कहो हो भी जाए, नहीं जो भी हो, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है। सर आदित्य। लेकिन जो भी परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसे क्या कहोगे, इतनी बात समझ आए भाई। आगे व्हाट डज इट मीन बाय प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को क्या कहेंगे, प्रेशर। मान लीजिए, रुक जाओ पानी एक मिनट रुको, मान लीजिए 40 किलो का है, कितने किलो का है, 40 किलो का है और 0.08 मीटर स्क्वायर इसके पैर हैं। तो बता सकते हो ये पर मीटर स्क्वायर में कितना थ्रस्ट लगा रहा है। फिर से समझो, मान लीजिए ऐसे समझो, एक बहुत बड़ा बॉक्स है और बड़ा बॉक्स 10 kg का है और इसके बेस में कितना एरिया है जिस पर ये पूरा फोर्स नीचे ही तो लग रहा है, 500 तो न्यूटन। अगर मान लीजिए ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया, नीचे कितना है, तुम सिर्फ इतना बता दो कि इस पर थ्रस्ट कितना लग रहा है। पास बॉक्स होगा, थ्रस्ट कितना लग रहा है, आप बोलो। 5 पास्कल बॉक्स होगा। थ्रस्ट कितना लग रहा है, आप बोलो। थ्रस्ट है ना, यही एक घंटे में लोग समझा थ्रस्ट कि जब भी फोर्स लगे परपेंडिकुलर फोर्स, वो वेट ही है। तो वेट क्या होता है, mg, ये g से मल्टीप्लाई करने से बच रहेंगे। बल्कि किसी ने तो डिवाइड भी कर दिया, बोला 10 है 2 से और तब इसको कभी अरे W इज इक्वल टू mg, है ना। तो किसी चीज का वेट कितना है, वही उसका थ्रस्ट है। जो कोई भी चीज है, कोई किसी चीज का वजन है, तो पूछो कितना उसका वेट है, कितना उस मास से ही तो थ्रस्ट निकलता है। वेट इज द थ्रस्ट। सर तो मेरा आंसर सही था। ये ठीक कर रहा है, इन्होंने बोल दिया इसका थ्रस्ट कितना है, 100 दैट इज न्यूटन। mg। डाउनवर्ड फोर्स, 90 डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, वेट। वेट तो 10 into 10 या 10 into 9.8 लिखो, चलो 98 न्यूटन। अच्छा ये बताओ प्रेशर का मैंने क्या बताया, फोर्स पर यूनिट प्रेशर Thrust upon इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो कितना थ्रस्ट है और ये कितने एरिया में है, 2 मीटर स्क्वायर। थ्रस्ट कितना है बोलो, और एरिया कितना है, तो पर मीटर स्क्वायर में 49 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये से कट गया तो कितना आया, 49। इसको लिखो 49 पास्कल, या फिर इसे क्या लिख लो 49 PA। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अभी और बताएंगे सामने, अभी पूरी बात बताएंगे। तुम बस इतना समझ लो कि जो थ्रस्ट है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर।
इस चीज की अभी जरूरत नहीं है, बस इतना थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या कहा जाएगा? प्रेशर। प्रेशर सॉरी उसकी यूनिट है पास्कल। 10 किलो गेहूं, ये 1 मीटर स्क्वायर, देखो ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर, इतना आधा लो, सही है? समझ में आया निखिल? 10 किलो गेहूं मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ पर बिछा दिया, धूप में सुखा दिया। बताओ इस प्लैंक पर कितना प्रेशर पड़ रहा होगा? 49 पास्कल, क्योंकि 10 किलो गेहूं तुमने कितने पे बिछाया? 1 पे। तो इन्होंने देखो फिर भी 2 से डिवाइड करना नहीं 98 पे आएगा ना चाहिए। सर, 98 पास्कल। 98 पास्कल हुआ कि नहीं? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे बिछाया। What is pressure? Indrajit, define pressure. कोई बात। Thrust upon? एरिया पर एरिया Thrust per unit area. Thrust acting on unit area is called pressure. And its unit is, इसकी यूनिट क्या है? आदित्य 1 पास्कल डिफाइन करो। So 1 Pascal equals to force into meter square. हाँ बोलो, ये अच्छा बता, ये दोनों हाथों करके हाँ, बोलो, बहुत बड़ी बात है, ये उठा लिए दोनों हाथ। बोलो। ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg mass is the pressure on an object of 1 kg mass is यही सही। इन्होंने बता दिया कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। और इन्होंने बोला 100 ग्राम की चीज हो। बहुत बड़ी चीज कही है, क्योंकि यही 0.1 kg है, और इसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या थ्रस्ट 1 न्यूटन हो जाएगा? ठीक है। सो इसलिए अगर मान लीजिए ये 1 मीटर स्क्वायर है और सेब को घिस घिस के यहाँ डाल दो तो उस पर जो इस पर प्रेशर पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर में, क्योंकि 100 ग्राम का एक सेब होता है। तो 100 ग्राम की चीज यानी 0.1 kg को जी से मल्टीप्लाई करो, 0.1 को जी से करो जरा 10 से। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको प्रेशर का क्या फार्मूला है बोलिए? 0.98 थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट का क्या फार्मूला है? mg अपॉन एरिया। mg को अभिषेक में 0.1 दिया, इसको 10 दिया और एरिया को 1 दिया, तो क्या ये 1/1 हो गया और 1 पास्कल हो गया? इतनी बड़ी बात कहती नहीं, मैथ के बच्चे पता नहीं पाते, लेकिन इन्होंने जब दोनों हाथ उठाए मुझे पता चल गया यही बता सकते हैं। पकड़ जाइए। 1 न्यूटन इन्होंने डिफाइन किया था कि एक एप्पल जो जितना पास्कल। फोर्स नीचे लगाता है वेट वो 1 न्यूटन है, क्योंकि 100 ग्राम से 0.1 kg है। तो कोई पूछे 1 न्यूटन किसका वेट? बोलो एप्पल का। यही बात है कि नहीं? उन्होंने बोल दिया कि अगर उसको बिखरा के इतने पे डाल दो, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर? If unit thrust is acting on unit area, then the pressure exerted on surface is 1 Pascal. Repeat करो। If 1 Newton thrust is acting on 1 meter square area of contact, लिखा है सब कुछ। कितना थ्रस्ट एक्ट कर रहा है बताओ? 1 न्यूटन, और एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है? Then the pressure acting on that surface is 1 Pascal. Repeat करो। Pressure area के inversely proportional. 1 यूनिट ना बोलो तो 1 न्यूटन। 1 न्यूटन thrust is acting on 1 meter square area, then the pressure exerted on that area is 1 Pascal. इतना ही रिपीट करो। 1 Newton thrust is acting on 1 meter area. Meter square. Meter square area is Then the pressure acting on that contact area. pressure acting on that area is 1 Pascal. 1 न्यूटन थ्रस्ट, बहुत सब वही ज्यादा अच्छा।
then the pressure exerted on us. रिपीट करो पलक. If 1 Newton thrust is acting on 1 Newton per square area, then pressure exerted is 1 Pascal. प्रेशर डिफाइन करो. If 1 अरे pressure thrust यूनिट ऑफ प्रेशर. दूसरी यूनिट. एंड पर मीटर. सही है. 1 पास्कल डिफाइन करो. If 1 Newton thrust acting on 1 meter square area, then acting on 1 meter square area, देन प्रेशर. देखो इस चीज को. इफ यूनिट थ्रस्ट. तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है. यूनिट ऑफ प्रेशर लिखो. यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. ब्लेस पास्कल के नाम पे है. किसके नाम पे? उन्होंने प्रेशर के बारे में बहुत कुछ बताया था. इसको पास्कल कहते हैं. ओके. नाउ 1 पास्कल. इफ 1 न्यूटन थ्रस्ट, ये दोनों 1 हो गए तो 1 अपने आप ही आ जाएगा. 1 न्यूटन थ्रस्ट is acting on 1 meter square contact area, then the pressure exerted is 1 Pascal. 1 Newton thrust is acting on 1 meter square contact area, then the pressure exerted by it वन पास्कल. वैसे प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने थ्रस्ट को लॉक कर दिया है कि परपेंडिकुलर ही रहेगा, इसलिए कोई ज्यादा नहीं. हर चीज पर बस प्रेशर बाहर के ऊपर था. ठीक है. प्रेशर स्केलर क्वांटिटी. ओके. अब देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड प्रेशर. मास एंड वेट. डिफरेंशिएट. और लोगों ने तो नहीं किया, आपने कर लिया, औरों का भी तो ध्यान दो. डिफाइन thrust and pressure. Write formula of pressure, unit of pressure, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी लिख and सकते हैं. define 1 Pascal. तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. लिख सकते हो. ये इसकी SI यूनिट है. समझ में आई? राइट इंटर रिलेशन बिटवीन वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ. इन दोनों के बीच में एक अंतर संबंध स्थापित करिए. G ऑन मून एंड G ऑन अर्थ. इसका आंसर क्या होगा थर्ड वाले का? इन दोनों का तो मैं अभी स्नेहा ने कितनी बार बताया, वो बताते ही रहे क्या तुम लोगों को. वेट ऑन मून इज व्हाट और G ऑन मून. तो बस वही लिख. वही वो तो- डेरिवेशन. बस फॉर्मूला. सिर्फ फॉर्मूला लिखना है.